Good evening, friends. Today I am starting with my series of previous year topics which have been frequently asked in various examinations of homeopathy. And now, since the examination for the post of assistant professor is approaching, so let's get to this series. Now, let me clear one thing that we'll be talking about these topics in brief uh, right here, how to recall them in examination by making mnemonics and various other things or making certain stories. Okay, now in case you feel you need more explanation over some or the other topic, you kindly comment in the comments area. All right, I'll get back to you. Okay, now let's begin without wasting any more time. Now, first topic is disinfection of urine. ओके, जब भी हम डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि विच आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। ओके, पहला होता है प्रोफाइलैक्टिव, सेकंड होता है कॉन्करेंट और तीसरा होता है टर्मिनल। इन तीनों से मतलब क्या है? सबसे पहले आता है प्रोफाइलैक्टिव। जैसे उसका नाम ही है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि वो एक तरीके से अभी डिजीज़ नहीं हुई है, डिजीज़ होने से पहले हम कुछ ऐसे मेजर्स को फॉलो करते हैं ताकि वो डिजीज़ ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल जो हम पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क करते हैं, डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर करता है, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, स्टेलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स करते हैं, सर्जरी करने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करते हैं, आपके जो स्क्रबिंग और हैंड वॉशिंग है बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, एंड एंड ऑल्सो बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट जो हैंड वॉशिंग होता है बिफोर एंड आफ्टर, ऑल दीज आर मेजर्स इन द प्री करंट डिसइंफेक्शन। ओके, सेकेंड इज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक इन्फेक्शियस इंडिविजुअल है, डिजीज्ड इंडिविजुअल है, अभी वो इन्फेक्टिव स्टेट में है। ओके, तो उसकी बॉडी से जितने भी डिस्चार्जेस निकलेंगे वो आपके लिए इन्फेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल बी इट यूरिन, बी इट स्टूल, बी इट वॉमिट, या फिर उसके ब्लड से स्टेन्ड जो मैट्रेस है, वो सभी जो है वो आपके लिए इन्फेक्टिव रहेगा। ओके, तो एज सून एज these discharges come out of the body of an infectious person, they are being sterilized. Okay, तो उसको हम कहते हैं concurrent disinfection. And third is terminal. Now terminal is, it is application of disinfective measures after the patient has died, that is the terminal stage, end stage, or has ceased to be a source of infection. कि पेशेंट मर चुका है या फिर ही इज नो मोर अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू यू, तो उस स्टेज पे वो कि जो कि एक एंड स्टेज होती है, उस स्टेज पे जो डिसइंफेक्टिव मेजर्स किए जाते हैं उनको हम टर्मिनल कहते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन, तो वो क्या हुआ? वो हुआ कॉन्करेंट। जैसे ही वो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल की बॉडी से बाहर निकला इन्फेक्टिव डिस्चार्ज, उसको उसी समय उसी करंट टाइम पर उसे डिसइंफेक्ट कर दिया गया। ओके, now let's come to the second topic. Now second topic is, let me give you a clinical scenario which is of a 40 years old male, hypertensive, comes with sudden headache and altered sensorium and BP of 220 by 110. Okay, now after 4 hours he's died. Now what will be the changes in kidney? Okay, now let us understand this by, now looking at the clinical scenario, you understand that the patient is hypertensive. Okay, जब भी कोई इंडिविजुअल हाइपरटेंसिव होता है तो उसकी किडनीज पे जो चेंजेस नज़र आते हैं ना, उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन बिनाइन चेंजेस एंड द मेलिग्नेंट चेंजेस। ओके, बिनाइन होता है, नाउ अभी कुछ ही टाइम हुआ है हाइपरटेंशन को, और वो जब लॉन्ग ईयर्स तक कंटिन्यूस आपको हाइपरटेंशन रहता है तो वो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ना बिनाइन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर हमें हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मिल रहा है, जो आपकी वेसल्स हैं उनके अंदर हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मिल रहा है। उसकी वजह से जो किडनी है उसका जो सर्फेस है वो ग्रैनुलर है। Okay, because of this hyaline arteriosclerosis, the surface of the kidney is granular and kidney is small sized. Okay, and secondly, when you talk about जब हम malignant hypertension की बात करते हैं तो malignant hypertension में basically क्या होता है, because of such a grave hypertension, यहाँ पर आर्टरीज में फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलता है। इस फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की वजह से वेसल्स टूट जाती हैं, लीक करती हैं, जिसकी वजह से किडनी के सरफेस के ऊपर हमें स्मॉल स्मॉल पिन पॉइंट पेटिकियल हैमरेजेस मिलते हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से किडनी का अपीयरेंस हो जाता है फ्ली बिटन अपीयरेंस। ओके, तो यही बेसिक डिफरेंस है बेनाइन हाइपरटेंशन में और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। सेकेंडली हम आते हैं ना, ये इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है किडनी की जो कि क्रोनिक हो गई है, ठीक है, मोस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रोनिक रीनल इनसफिशिएंसीज जो हैं दे लीड टू श्रिंकेज ऑफ द साइज ऑफ द किडनीज। इसलिए हमें बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस में, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोई भी किडनी की कंडीशन अगर क्रोनिक हो जाएगी तो वहाँ पे किडनी का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दीज विच आर डायबिटिक नेफ्रोस्क्लेरोसिस, amyloidosis and polycystic kidney disease. Okay, now there is another point to remember, which is amyloidosis. In the amyloidosis of kidney we have a peculiar uh, appearance of kidney, which is kidneys are large and waxy appearance. Waxy appearance, remember it with amyloidosis. Okay, coming on to the next. And answer to this question is the patient is hypertensive and he has small kidney with granular surface. So it is basically because of benign nephrosclerosis. Okay. Then coming on to next. Now, I frequently make mistake in this question that what is the nutrient artery of fibula and what is the nutrient artery of radius and ulna. Okay. Now, इसको मैंने एक निमोनिक के थ्रू याद किया है, जो कि अगर हम रेडियस और अल्ना की बात करें, दे आर द बोन्स ऑफ द आर्म. ओके, दे आर बोन्स ऑफ द आर्म. ओके, आर्म, उसको हम इसको याद कर सकते हैं बाय एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी. ओके, तो क्या हुआ, आर्म एंड द एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी. और वहीं पर अगर हम फिबुला की बात करें, फिबुला हमारे पैर की बोन है, लेग की बोन है, ठीक है, तो पैर से हम याद कर सकते हैं पेरोनियल आर्टरी. तो रेडियस एंड अल्ना की न्यूट्रिएंट आर्टरी हुई एंटीरियर इंटरऑसियाई आर्टरी एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ फिबुला इज पेरोनियल आर्टरी. फिबुला पैर में एंड उसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी हुई पेरोनियल आर्टरी, एंड रेडियस एंड अल्ना आर्म में उसकी इंटरऑसियाई आर्टरी हुई, उसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी हुई एंटीरियर इंटरऑसियाई आर्टरी. ओके, अंडरस्टूड. Moving on to the next, we have a patient who is basically complaining of sweating a lot, losing weight, and T3 T4 rising, TSH reducing, and what will you call it? Okay, now basically this is a clinical scenario of Graves disease. Okay, here we have, it's an autoimmune condition, and here we have long acting TSH antibodies. ऑटोइम्यून कंडीशन है, टीएसएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से टीएसएच कम होता जाता है और T3 T4 बढ़ता जाता है, एंड वी गेट द सिनेरियो ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं बेसिकली जितनी भी आपकी कंडीशंस हाइपरथायरॉयडिज्म की होती हैं ना, वहाँ पर आपको अगर आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप के टेस्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वहाँ पर आपको देयर इज इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन मिलेगा. और जितनी भी कंडीशंस आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की होंगी, फॉर एग्जांपल हशीमोटो थायरॉयडाइटिस, तो वहाँ पर आपको देयर विल बी रिड्यूस्ड अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन. So this is a very important factor to differentiate between the hypothyroidism and hyperthyroidism. Then we come on to the Brown-Sequard syndrome. आई फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज कि इसमें लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंस था या लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस था, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया, बेस्ट, दैट इज बेस्ट का बी इज ब्राउन, स्कीवर्ड से ई एंड एस, एंड टी से टेम्परेचर, दैट इज ब्राउन स्कीवर्ड सिंड्रोम में हमें कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंस मिलता है. ओके, देन मूविंग ऑन टू पार्किंसोनिज्म. नाउ पार्किंसोनिज्म के लिए हमें बताया जाता है दैट हैज़ डिक्रीज डोपामीन. ओके, नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है एल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म एंड हंटिंगटन्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, देन डू नॉट मार्क ऑल ऑफ द अबव. It is only Parkinsonism which has decreased dopamine. All right. Here, there is loss of dopamine producing cells in the substantia nigra. इसको हम टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ डिमेंशियाज. डिमेंशियाज दो तरीके के हैं हमारे पास. पहला है कॉर्टिकल एंड द अदर वन इज सब कॉर्टिकल. अगर हम कॉर्टिकल की बात करें तो उसका एक मेजर एग्जांपल है एल्जाइमर्स, एंड अनदर वन इज पिक्स डिजीज. इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है क्योंकि एल्जाइमर्स में हमें मिलता है टेम्पोरोपेराइटल डिमेंशिया. ठीक है,
टेम्पोरल और पेराइटल लोब्स ऑफ जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उसकी वजह से डिमेंशिया होता है, तो इट इज एल्जाइमर्स. वाइल इन पिक्स डिजीज वी हैव फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया. अंडरस्टूड. तो एल्जाइमर्स में हमें बेसिकली क्या मिलता है? एल्जाइमर्स में बेसिकली क्या होता है?